हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 1 टू 14 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। साथ ही इसमें यह भी समझेंगे कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरह से अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक करना चाहिए। और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट होते हैं कि करंट अफेयर्स की शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, करंट अफेयर्स को किस तरह से अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ करें। तो ये जो भी डाउट है आपको उन सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और लास्ट में आप मुझे बताना कि आपने जो करंट अफेयर्स जुलाई का है वो उसे इसी तरह से देखा था, उसको समझा था, इसी तरह से अंडरस्टैंड किया था और इसी तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। अगर आपने इसी तरह से किया है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 जुलाई द हिंदू में यह एडिटोरियल था, कोर्ट ऑन क्लाइमेट राइट एंड हाउ इंडिया कैन इन्फोर्स इट, जलवायु अधिकार पर न्यायालय और भारत इसे कैसे लागू कर सकता है। तो अब आपने ये एडिटोरियल पढ़ा, अब आप सोचो कि मैं इसे अपने जीएस पार्ट में कहाँ पर यूज में लूंगा या लूंगी। तो देखो GS1 में, GS2 में, GS3 4 में ये एज एग्जाम्पल कहीं पर भी यूज हो जाएगा। अब किसी से रिलेटेड है केस, गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और इसी पक्षी के आवास में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना, विशेष रूप से सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा परियोजना विकास के बीच संघर्ष पर केंद्रित है। तो आपने देखा हो तो ये चलता है ना कि हम इन्वायरमेंट को पहले प्राथमिकता दें या डेवलपमेंट को पहले दें। तो हमें एक बैलेंस लाने की जरूरत है। तो ये उसी से केस रिलेटेड है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो उसे देखना फिर हम किस तरह से यूज करने वाले हैं। जैसे एसए आया है पीवाईक्यू में, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इंडियन डेमोक्रेसी। तो हम इस एसए की पहले भूमिका लिखना सीखते हैं, है ना। इसको यूज करते हुए कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम जब कोई भी एसए लिखते हैं तो उसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट से, डाटा से, स्टोरी से। तो हम देखो अब यहाँ पे करंट की न्यूज से अपने एसए को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जैसे M.K. रंजीत सिंह बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण आधार स्थापित करता है, जो पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन बनाने की बात करता है। इसके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को सर्वसमावेशी बनाता है, साथ ही न्यायिक सक्रियता और भारतीय लोकतंत्र के मध्य मधुर, उचित एवं आवश्यक संबंधों को दर्शाता है। तो हमने इस तरह से इसकी भूमिका लेकी, इसको यूज करते हुए। अब आपको पता है कि ये एथिक्स में भी बहुत बहुत बार यूज होता है कि पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन, है ना। तो इस तरह से आपको याद हो तो 2014 में केस स्टडी भी आई थी जहां पर पर्यावरण और डेवलपमेंट के लेके कॉन्फ्लिक्ट था कि किसे प्रायोरिटी दी जाए। तो केस स्टडी क्या थी वो, कि आजकल समस्त विश्व में आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है, इसके साथ ही साथ विकास के कारण पैदा होने वाले पर्यावरणीय क्षरण के संबंध में चिंता भी बढ़ रही है। अनेकों बार हमारे सामने विकासशील कार्यकलापों और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच सीधा विरोध दिखाई पड़ता है। विकसित प्रक्रम को रोक देना या उसमें काट-छाँट कर देना भी साध्य नहीं है और ना ही पर्यावरण के क्षरण को बढ़ने देना उचित है, क्योंकि यह तो हमारे सबके जीवन के लिए ही खतरा है। ऐसा कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए जिनको इस द्वंद का शमन करने के लिए अपनाया जा सकता हो और हमें धारणीय विकास की ओर ले जा सकता हो। तो हमें एक बैलेंस वे में लेके चलना है, ठीक है, कि डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो पर्यावरण के हार्श पे ना हो, उसको हमें अपने एनवायरनमेंट को हार्म ना करना पड़े। तो हमें दोनों को ही एक बैलेंस वे में लेकर चलने की आवश्यकता है। तो अब मॉडल आंसर देखो किस तरह से हम केस स्टडी लिखते हैं। ये क्वेश्चन एक तरह से जीएस की ही तरह है, तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा आपको केस स्टडी वाली फीलिंग इतनी नहीं आएगी। तो इसको हमने उसी तरह से लिखा है। जैसे प्रस्तुत केस अध्ययन में विकास बनाम पर्यावरण विवाद का मामला सामने आया है, जहां विकासात्मक गतिविधि और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच टकराव की स्थिति है। पर्यावरण और विकास परस्पर जुड़े हुए हैं। यह विकास का अपरिहार्य परिणाम है कि पर्यावरण प्रभावित होगा, परंतु मनुष्यों का जानवरों और पर्यावरण सहित दूसरों के प्रति नैतिक दायित्व है। ये किसने कहा था? जेएस मिल ने। समय की मांग है कि कुछ नवीन रणनीतियां और उपायों का पालन करके दोनों के बीच संतुलन बनाया जाए। हाल ही में M.K. रंजीत सिंह बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण और विकास में संतुलन का तर्क दिया। तो हमने उस न्यूज को यहाँ पे जब हम यूज कर लेते हैं तो हमारे ओरों से मार्क्स हाफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से हम अगर हर क्वेश्चन में हाफ ऑफ मार्क्स ओरों से ज्यादा लाते हैं तो हमारे एग्जाम क्लियर करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस केस अध्ययन के लिए कई नवाचारी उपाय सुझाता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 को आधार बनाते हुए इसमें जो सुझाव दिए गए हैं, इसी प्रकार की रणनीति हमें अन्य सभी क्षेत्रों में बनानी होगी, तभी हम विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन स्थापित कर पाएंगे। अब देखो
कुछ प्रमुख रणनीतियां तो हमने वो बता दिया, किस तरह से हमने यूज कर लिया। अब जो रणनीतियां हैं वो हम बता रहे हैं जिनका उपयोग सतत विकास के लिए किया जा सकता है। जैसे कौन कौन सी है? पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर ध्यान दें जिससे रोजगार के लिए शहरों पर बोझ और परस्पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार को जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। नुक्कड़ नाटकों या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का उपयोग करके सामाजिक अनुनयन के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। बहुमूल्य संसाधनों की बर्बादी कम करने के लिए अभिवृत्ति परिवर्तन अभियान, ये एथिक्स के ही टर्म है। परसुएशन है ना, नुक्कड़ नाटक करना, तो हमें एथिक्स के वर्ड को भी यूज में लेना है जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। सभी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को अनिवार्य बनाया जाए। अब किस तरह से इसको एंड करते हैं, तो देखो बैलेंस वे में ही हमारा कंक्लूजन होना चाहिए। जीडीपी के बजाय विकास के हमारे संकेतकों को तर्क संगत बनाते हुए भूटान द्वारा जारी किए गए ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स को अपनाया जा सकता है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में अपशिष्ट प्रबंधन, जल संचयन, रिसाइकलिंग के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में युवा में पर्यावरणीय चेतनाओं के बीज बोने में काफी मदद मिल सकती है। अतः भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऐसे उपाय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास ही सर्वोपरि है। तो अब आपको एक इससे समझ में आया, आपने भी अगर ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इसी तरह से पढ़ा था और इसी तरह से समझा था। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। बिजनेस लाइन 2 जुलाई को क्या था? लीगल गारंटी फॉर एमएसपी इज ए मस्ट। अब पहले आप सोचो कहां पर यूज में लोगे? जीएस थर्ड। तो आप ना पहले खुद ही सोचना, फिर देखना कि आप मैच कर रहे हो। जीएस थर्ड जैसे एग्रीकल्चर में लेंगे। फिर पीवाईक्यू किस तरह से आया था, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम लो इनकम ट्रैप। अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया, इस तरह से पूछेगा नहीं, लेकिन जो यूपीएससी की थीम है एमएसपी को लेकर वो यूपीएससी बार बार रिपीट करता है। तो हमने इसलिए फर्दर फ्यूचर क्वेश्चन क्या आ सकता है वो बनाया मॉडल क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, what are the key arguments in favor of and against a legal guarantee for MSP, what challenges can it case in the WTO। क्योंकि रिसेंट में यही जो मुद्दा है यही सामने आ रहा है, तो इसी पर क्वेश्चन अगर आएगा तो इस पर इस तरह से आ सकता है। अब देखो पहले हम एमएसपी को डिफाइन करेंगे कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी से तात्पर्य है कि एक ऐसा कानूनी ढांचा या प्रावधान बनाया जाए जिसके तहत सरकार को किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना अनिवार्य हो, चाहे बाजार में कीमतें कितनी भी कम क्यों न हो। अर्थात सरकार किसान द्वारा एमएसपी पर पेश की गई सभी फसलों को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। अब हम दोनों ही आर्गुमेंट लिखेंगे, फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट है, क्यों उनको लीगल गारंटी देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनको एक आय की गारंटी होगी जिससे बाजार में उतार चढ़ाव और संकट की बिक्री से वो बच सकते हैं। ऋण में कमी, कर्ज में फंसने की संभावना कम हो जाएगी जिससे वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और कृषि संकट कम होता है। जोखिम कम होना, कृषि स्वाभाविक रूप से जोखिम भरी होती है तो जोखिम कम होगा। इससे उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे समग्र कृषि विकास होता है। ग्रामीण रोजगार और आय में वृद्धि से ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिल सकता है, संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, साथ ही समग्र ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान मिल सकता है। तो ये क्या है, आर्गुमेंट है जो फेवर में कि हाँ लीगल गारंटी मिलनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट ए लीगल गारंटी फॉर एमएसपी। जैसे देखो कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए। राजकोषीय बोझ बढ़ जाएगा, इससे खरीदी, भंडारण, वितरण के लिए भारी सरकारी खर्च की आवश्यकता होगी। सतत कृषि विकास की प्रतिकूल है, कुछ ही फसलों का अधिक उत्पादन होगा। आप देख रहे हो गेहूं चावल जिन पर एमएसपी ज्यादा है सिर्फ उन्हीं को उगाया जा रहा है ना। दालों और इन सबको इतना नहीं दिया जा रहा है, फिर भी अब दिए जाने लगा है क्योंकि सरकार धीरे धीरे वहां पर भी अपनी एमएसपी को बढ़ा रही है। तो इससे क्या होगा, सतत कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ेगा, उन लोगों की खाद कीमतों बढ़ सकती हैं जो सरकार द्वारा सब्सिडी वाले खाद कार्यक्रमों पर निर्भर होगी। तो इन्फ्लेशन की संभावना है, लॉजिस्टिक बाधाएं, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और मिलावट को रोकना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सब्सिडी सीमा का उल्लंघन हो सकता है। डब्ल्यूटीओ का कृषि समझौता किसी देश द्वारा प्रदान की जा सकने वाली व्यापार विकृत कृषि सब्सिडी की मात्रा को सीमित करता है। डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य देशों में विवाद उत्पन्न कर सकता है। जैसे हमें ये रहता है कि ठीक है सब्सिडी दो लेकिन एक लिमिट में दो। जैसे अगर आपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ा हो तो ग्रीन, अंबर, ब्लू करके एक डब्ल्यूटीओ ने फिक्स कर रखी लिमिट कि इतने ही लिमिट तुम उसमें दे सकते हो। ब्लू और ग्रीन पे नहीं है, अंबर बॉक्स में लिमिट लगा रखी है कि हम इससे ज्यादा सब्सिडी किसान को नहीं दे सकते हैं। तो वो वाली जो डिबेट है वो उत्पन्न हो जाएगी। अब देखो कंक्लूजन हम कैसे लिखते हैं।
यदि भारत को अपनी एमएसपी नीति के कारण विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो यह भविष्य की व्यापार वार्ताओं में उसकी बातचीत की स्थिति को कमजोर कर सकता है और उसके कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल शर्तों को सुरक्षित करने की उसकी क्षमता को सीमित कर सकता है। अतः भारत में कृषि भूमि धारकों के पतोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड भूमि को पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही भारत में कृषि उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि एक गारंटीकृत एमएसपी आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसकी संभावित कमियों पर विचार करना और कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण को बढ़ावा देने वाले वैकल्पिक समाधान तलाशना आवश्यक है। तो इस तरह से हमने अपने बैलेंस वे में ही दोनों को बताते हुए अपने क्वेश्चन आंसर को एंड किया है। अब क्या आपने एमएसपी को न्यूज को इसी तरह से समझा? अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप थोड़े अवेयर हो जाओ कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरह से कंप्लीट करना है। अब डाउन टू अर्थ में जैसे यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि 2050 तक पृथ्वी की 90% भूमि खराब हो सकती है, तो हम इसको बस एज एग्जाम्पल यूज करेंगे। हर किसी पे मॉडल क्वेश्चन थोड़ी ना करना होगा। जीएस थर्ड में फूड सिक्योरिटी में यूज होगा कि वर्तमान में दुनिया की 75% मृदा पहले से ही खराब हो चुकी है, तो इसको हम कहीं पे भी यूज में ले सकते हैं। एसए में भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। 2 जुलाई को द हिंदू में एडिटोरियल, नए आपराधिक कानून न्याय को प्राथमिकता देंगे। अब कहाँ यूज होगा इसका? जीएस2 गवर्नेंस में। अब ये नया है तो इस पे मॉडल क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया है। इन 3 नए आपराधिक कानूनों के फायदे और नुकसान क्या हैं? तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना होता, बस थोड़ा थोड़ा इन कानून में क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या ये सही है, प्रोज उसके जानेंगे, कंसर्न क्या है उनको लेकर, और फिर एक कंक्लूजन। इतना ही हमें जानना है। जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारत के मूल आपराधिक कानूनों को आधुनिक बनाना और औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करना है। नए अपराधों को शामिल जैसे मॉब लिंचिंग, आतंकवाद, संगठित अपराध। कुछ अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करना जैसे कि यौन अपराध और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध। तो ये क्या है भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं। अब और इसमें क्या शामिल है बीएनएसएस में? ई कोर्ट और डिजिटलीकरण, आपराधिक कानूनों के प्रक्रियात्मक पहलुओं में सुधार, तकनीकी प्रगति के साथ साक्ष्य के नियमों को आधुनिक बनाने का प्रयास करता है। अब इन तीनों के प्रोज क्या है ना? तो आधुनिकरण और गैर औपनिवेशीकरण, घृणित अपराधों हेतु सजा में वृद्धि, तकनीकी प्रगति, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण, पीड़ितों के अधिकार और कल्याण को प्राथमिकता, समुदाय सेवा। कंसर्न क्या क्या है ये जो आया गया है इस पर? पुलिस शक्तियों में वृद्धि हो सकती है, अस्पष्ट भाषा है, सीमित न्यायिक निरीक्षण, कार्यान्वयन में चुनौतियां हैं। तो हमें बस थोड़ा ही जानना होता है इनके बारे में कि क्या क्या हुआ है। तो ये जो कानून आए हैं उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, थोड़ा बहुत हमने जान लिया। अब हम देखो कंक्लूजन कैसे लिख रहे हैं। अतः कहा, क्योंकि हमें बुराई नहीं करनी है, अतः कहा जा सकता है कि नए आपराधिक कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि उनकी प्रभावशीलता, सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन, निरंतर निगरानी और न्याय निष्पक्षता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर यह निर्भर करेगा। तो अगर आप इसमें निष्पक्षता, मानवाधिकार, इन सबको ध्यान में रखेंगे तो ये जो कानून है ये और अच्छा बेहतर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब द इंडियन एक्सप्रेस 3 जुलाई को क्या था? एडिटोरियल था, कैसे शहरी विस्तार दिल्ली को बाढ़ के लिए अति संवेदनशील बनाता है। तो अब ये ज्योग्राफी जिनका भी ऑप्शनल है, जीएस1 ज्योग्राफी में, जीएस3 डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका बहुत यूज होगा। पेपर 1 में देखो किस तरह से क्वेश्चन आए थे। मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशन, डिस्कस। उसी तरह से एससी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। छप्पर मरम्मत करने का सही समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। इसको हम डिटेल से एससी वाले पार्ट में ही समझेंगे। आगे देखो अब मॉडल क्वेश्चन क्या बनाया है। दिल्ली और एनसीआर में और उसी तरह तेजी से विस्तार कर रहे शहरों में पुरानी शहरी बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो शहर की प्राकृतिक, स्थलाकृतिक जल निकासी पैटर्न और शहरीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखें। अब आपको सबसे जरूरी ध्यान क्या रखना है कि जितने भी हम स्टैटिक पार्ट में पढ़ते हैं ना, लैंडस्लाइड, बाढ़, फ्लड, साइक्लोन, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, तो वही सारी चीजें हम फिर प्रीति 365 या अपने मैगजीन वगैरह में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आता नहीं है। आप अपना उस चीज को ना स्टैटिक में ही कंप्लीट कर चुके होते हो। बस आपको जो रिसेंट में इंसिडेंट हुए ना उनके नाम याद रखने होते हैं, बाकी चीजें तो वही है ना। फ्लड में क्या चेंज हो जाएगा? कुछ भी नहीं, सब कुछ जो हम स्टैटिक में पढ़ते हैं वही रहेगा ना। तो आप एक कंटेंट प्रिपेयर कर लो और उसको ही बार बार पढ़ो। बाकी जो रिसेंट में घटना है सिर्फ उनके नाम आपको याद रखने होते हैं कि कहाँ कहाँ पर हुई है। जैसे
दिल्ली और बड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अनियंत्रित और बिना सोचे समझे विस्तार के कारण बार बार शहरी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। कई शहर परंतु एक ही समस्या। अब देखो एग्जाम्पल कैसे दे दिए बहुत सारे। उसी तरह से क्वेश्चन पूछा था पीवाईक्यू में। बेंगलुरु का रेनबो ड्राइव लेआउट 2022 सबसे भयानक बाढ़ में से एक था। मुंबई 2005 शहर पूरी तरह से ठप, 1000 से अधिक मौतें। कोच्चि और केरल 2018 केरल के 4 जिले जलमग्न, कोच्चि कई दिनों तक पानी में डूबा रहा। शिमला और अन्य पहाड़ी शहर 2023 विनाशकारी बारिश ने मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला में तबाही मचाई। अब देखो, अब हम इसमें कैसे डाटा का यूज करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की दी वर्ल्ड सिटीज इन 2018 डेटा बुकलेट के अनुसार दिल्ली 2030 तक टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा। दिल्ली और बड़े राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से होते हैं, तो आपको इसी तरह से लिख के आना एग्जाम में भी। प्राकृतिक कारण होते हैं और मानव जनित कारण होते हैं। हर कोई भी कुछ चीजें हो रही है तो यहाँ पे दो कारण अवश्य आपको देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित, तो आप उन्हें लिख देना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शहरी बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो शहर की प्राकृतिक स्थलाकृतिक जल निकासी पैटर्न को और शहरीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखे, और जो निम्नलिखित हैं। अब देखो डिजास्टर मैनेजमेंट, तो सब कुछ जीएस में भी किस तरह से आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से आएगा, ऑप्शनल में किस तरह से आएगा। एक ही जगह प्रिपेयर कर लो ना, उसको हम 10 बार पढ़ते हैं, 10 जगह पढ़ते हैं, 10 जगह लिखते हैं, रिवीजन करते नहीं है, नोट्स बल्कि बन जाते हैं। एक ही जगह कवर करो, एक ही जगह पढ़ो, बार बार वहीं पे पढ़ो, और कुछ नया है तो वहीं पर आके आपको ऐड करना है। अब देखो 1954 के भीषण बाढ़ के पश्चात नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 3 उपभागम चिन्हित किए गए। कौन कौन से हैं कि तत्कालिक, मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर लघु अवधि से संबंधित कार्य हमें कौन कौन से करना है, और दीर्घकालिक संबंधित। जैसे तत्कालिक करेंगे हम क्या करेंगे, बाढ़ प्रभावित जनसंख्या को पुनर्वास करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, महामारी से बचाव, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, आश्रय, पेयजल, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। तो अगर आप ऑफिसर भी बनोगे तो अब आपको जब भी ऐसा कुछ होगा तो आपको याद में रखना है कि हाँ हमें सबसे पहले कौन से स्टेप लेने हैं, फिर दीर्घकालिक कार्य कौन से हमें करने हैं। ऐसे ही शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है, कृत्रिम आर्द्र भूमि का निर्माण करना है, वनीकरण करना है, हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जलाशयों का निर्माण करना है, अववहन तंत्र में सुधारात्मक उपाय अपनाने, बाढ़ नहर का निर्माण करना है। दीर्घकालिक संबंधित जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, बाढ़ निर्माण जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र न हो, फ्लड प्लेन जोनिंग, इसके अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि प्रयोग में परिवर्तन एवं नियोजन, स्लिप ऑफ जोन के चारगाह क्षेत्र निर्माण, मतलब देखो किस तरह से बनाना है। जैसे ये आपको हो गया स्लिप ऑफ जोन, यहाँ हमने कृषि वाला कार्य कर लिया, और उसके बाद अधिवास, ताकि बाढ़ भी आया ना तो ये सारी चीजें यहाँ पे अब्जॉर्व कर ले पानी को, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि ये चारागाह कृषि, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बना कर आना है, इसी तरह से ये डायग्राम। अब जोन जैसा वर्गीकरण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता, चट्टानों के प्रकार, ढाल, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों एवं उसी क्षेत्र की सुभेद्यता का मापन कर किया जाना चाहिए, जिससे वहां रोकथाम तैयारी व अन्य क्रियाकलापों को स्थापित किया जा सके। मतलब जोन, मतलब अब आप ये देखो जोन वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं, कहाँ पर हमें ये सब प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी, जहाँ वर्षा ज्यादा हो रही है ना। अब देखो मतलब यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हो रही है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो रही है, तो यहाँ तो हमें उसको प्लानिंग करने की इतनी आवश्यकता है ही नहीं। जहाँ ज्यादा हो रही है वहां करनी है। देखो जैसे यहाँ ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पार्ट है, यहीं पर बहुत ज्यादा फ्लड आती है, बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड होती है, तो हमें इसलिए जोन का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। तो इसलिए ये डायग्राम बनाना, क्योंकि मार्क्स बढ़ते हैं इससे। तो ये है रेनफॉल वेरिएबिलिटी का मैप, उपयोग करके शहरी बाढ़ नियंत्रण हेतु बेहतर रणनीति, हम इसको उपयोग करके बेहतर रणनीति हम बना सकते हैं। और देखो केंद्रीय जल आयोग डोपलर यंत्र की सहायता से क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़ का पुनर्निर्माण पूर्वानुमान 3 से 6 घंटे पहले बता सकते हैं, जिससे इस सूचना का विभिन्न स्रोतों के द्वारा लोगों तक पहुंचाकर उस क्षेत्र को खाली किया जा सके। गांवों में नगरीय सुविधा उपलब्ध कराना, इस कार्य हेतु सरकार की निम्न योजनाएं हैं। अब हमने यहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो भी बता दी। SPUR स्पेशल प्रायोरिटी अर्बन रीजन, PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। प्रदूषण को कम करने वाले उपायों को अपनाना, जैसे सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देना, बेहतर सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ गैर सरकारी संगठनों NGO जनसहयोग का सहारा योजना बनाने व लागू करने में लेना। शहरी नियोजन हेतु हम यूनाइटेड किंगडम के गार्डन सिटी मॉडल को भी अपना सकते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे मान लो ये दिल्ली है, अब आसपास की जो सिटी है ना वहां पे भी तुम वो करो, डेवलपमेंट करो, है ना, वहां पर भी तुम इंडस्ट्री लाओ, एग्रीकल्चर का काम करो, टूरिज्म डेवलप करो, हॉस्पिटल खोलो, मार्केट बनाओ। इससे क्या होगा ना, जैसे मान लो दिल्ली का एग्जाम्पल ले लिया, ये दिल्ली है, तो यहाँ का जो बोझ है ना, यहाँ के जो संसाधनों पे बोझ है वो बहुत ज्यादा है, वो कम हो जाएगा।
तो इसलिए हम यूके की जो गार्डन सिटी मॉडल यही है, उसको अपना सकते हैं। ऐसे ही शहरी नियोजन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कदम है वो उठाए गए हैं, जैसे अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम, ई अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी वेटलैंड प्रबंधन एवं संरक्षण। अब आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सरकार क्या कर रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या लिखना है ना, तो कहीं नहीं जाना आपको, सारी जगह एक ही जगह सब कंटेंट प्रिपेयर करके दे दिया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारे शहर देश की केवल 3% भूमि का अधिभोग करते हैं, लेकिन जीडीपी में योगदान 60% है। तो इससे आपको शहरी की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। अतः शहरी नियोजन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएं, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों, शहरी योजनाकारों, पर्यावरणविदों और निवासियों के बीच सहयोग शामिल हो। यह हमारे SDG 11 देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी यहाँ पर ऐड कर दिया। शहरों व मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला व संवहनीय बनाने को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना होता है। फिर से द हिंदू में 4 जुलाई, कारखाना दुर्घटनाएं जंग खाई निरीक्षण सुधार के लिए एक संकेतक। क्या मुद्दा था, इशू क्या है, मई 2024 में डोंबिवली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाने में रिएक्टर के विस्फोट के परिणाम स्वरूप श्रमिकों और लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। समाचार पत्रों की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2016, 18, 20, 23 में घातक औद्योगिक दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है। तो केस स्टडी इन पर पूछी जाती है, इसलिए हमने फिर केस स्टडी के रूप में इसको बनाया इस क्वेश्चन को। जैसे आप महाराष्ट्र के जिले में एक श्रम आयुक्त के रूप में नई पोस्टिंग पर हैं, आपको पता चलता है कि आपके जिले में अक्सर कारखानों में दुर्घटनाएं होती रहती है। आपने सचिव से बात करने पर आपको पता चलता है कि दुर्घटनाएं कारखाने के मालिकों द्वारा सुरक्षा उपायों की अनदेखी और संबंधित अधिकारियों द्वारा खराब निरीक्षण के परिणाम है। आपकी पोस्टिंग के 1 महीने बाद एक ऐसी दुर्घटना हुई, प्रारंभिक जांच करने पर आपको पता चलता है कि कारखाने का मालिक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है, राज्य सरकार से उसके संबंध है और उसे स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन के कई लोगों का समर्थन प्राप्त है। उसके प्रतिष्ठानों में दुर्घटना की यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले उसने दूसरे कारखानों में इसी तरह की दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसे अधिकारी ने मामले की जांच करने की कोशिश की। उसका 2 दिन के भीतर तबादला कर दिया गया, जबकि उसके 2 कनिष्ठ अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाया गया और 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। आपको नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक बीमार वृद्ध माँ की जिम्मेदारी है और किडनी डायलिसिस पर है और एक गर्भवती पत्नी की भी। तो देख रहे हो, आप इसको पॉज करो, एक बार फिर से पढ़ो, किस तरह से आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाला जा रहा है कि मैं सार्वजनिक हित को पहले चुनूं या खुद के हित को देखूं। तो एक डायलेमा में आपको डाल दिया जाता है जब केस स्टडी पूछी जाती है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो पहले हम पढ़ेंगे। जैसे इंट्रो पार्ट, केस अध्ययन की शुरुआत में 2 से 3 लाइन में इंट्रो दिया लिखा जाना चाहिए जो केस अध्ययन से जुड़ा हो। आप इसे करंट अफेयर्स घटना या केस अध्ययन से संबंधित विषय से शुरू कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वाली केस स्टडी में किया था ना, पर्यावरण और डेवलपमेंट के बीच में। ऐसी तरह से हितधारक, इंट्रो के बाद डायग्राम के माध्यम से कौन कौन जो लोग हैं जिससे रिलेटेड हैं, जैसे केस अध्ययन में शामिल हितधारक बताएं, चाहे केस अध्ययन में पूछा गया हो या नहीं। नैतिक मुद्दे, केस अध्ययन में शामिल नैतिक मुद्दों को भी बताया जाना चाहिए, चाहे प्रश्न में पूछा गया हो या नहीं। नैतिक द्वंद्व, केस अध्ययन में कौन कौन से नैतिक द्वंद्व हैं उनको भी बताया जाना चाहिए, चाहे प्रश्न में पूछा गया हो या नहीं। केस अध्ययन में पूछे गए प्रश्नों का सीधा जवाब, जिसका फॉर्मेट आपको मॉडल उत्तर में यहाँ पे मिल जाएगा नीचे। निष्कर्ष, आशावादी, रचनात्मक और समाज, संविधान, कानून आदि को आपस में समाविष्ट करते हुए समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला निष्कर्ष अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए। अब हमने उसी तरह से इसको डिजाइन किया है। देखो, प्रस्तुत केस अध्ययन में श्रम आयुक्त के समक्ष व्यक्तिगत व सार्वजनिक हितों के मध्य संतुलन के साथ साथ सत्यनिष्ठा व ईमानदारी बनाए रखने की चुनौती है। कौन कौन हितधारक से रिलेटेड है, स्वयं व स्वयं का परिवार, कारखाने में काम कर रहे कर्मचारी, समाज, स्थानीय लोग, कारखाने के मालिक, जिला प्रशासन। कौन कौन से इसमें नैतिक मुद्दे शामिल है, हितों का टकराव, लापरवाही और भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत बनाम पेशेवर जिम्मेदारी, सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय और निष्पक्षता। तो ये नैतिक द्वंद्व है जो इसमें शामिल है, मुद्दे हैं। अब नैतिक द्वंद्व कौन कौन से हैं, सार्वजनिक बनाम सार्वजनिक हित, कारखाने मालिक बनाम सत्यनिष्ठा, साहस बनाम कायरता, कि हम साहसी बने या कायर, कारखाने मालिक के उसको ध्यान में दें, उनका हित ध्यान में दें, या अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखें, अपने हित को ध्यान दें या पब्लिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट को। ठीक है, अब हम पहले ही बताएंगे, फिर हम देखेंगे हम कौन सा विकल्प चुन रहे हैं। कि एक ईमानदारी अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का विभिन्न माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, जैसे सुरक्षा को प्राथमिकता देकर। पहली प्राथमिकता श्रमिकों की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कारखानों को पूरी तरह से निरीक्षण करने का आदेश देंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों लागू किए गए हैं या नहीं। गुप्त जांच शुरू करेंगे, जिससे हाल ही में दुर्घटना और पिछली दुर्घटनाओं के साक्ष्य को सावधानी पूर्वक इकट्ठा किया जा सके।
हितधारकों से संपर्क करेंगे। श्रमिक संघ और गैर सरकारी संगठन प्रशासनिक पदानुक्रम के भीतर उच्च अधिकारी से सहयोग, जिससे कानूनी रूप से ठोस मामला तैयार कर सके। क्योंकि आपने देखा ना ऊपर कितने साल ज्यादा जिनके विपक्ष हम ये काम करने जा रहे हैं, विरोध में, अगेंस्ट में, वो कितने शक्तिशाली हैं। इसलिए हम इस तरह से गुप्त जांच करेंगे और इन सबसे लोगों से संपर्क करेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेहिता, संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के साथ संपर्क कर कारखाने के मालिक को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यकता हो तो कानूनी सहायता लूंगी। अतः कहा जा सकता है कि जहां नैतिक दुविधा व अंतर्मन का संकट हो, वहां सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक हितों को सर्वोपरि रखकर दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिकल ही लिखना है, ऐसे मत लिख देना हाँ हवा में सब चीजें हो जाएंगी। जो जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सके उसी को लिख कर आना होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस 5 जुलाई, हाउ सरप्लस मिल्क पाउडर इज डेयरी इंडस्ट्रीज न्यू प्रॉब्लम, कैसे अधिशेष दूध पाउडर डेयरी उद्योग की नई समस्या कैसे है। कहाँ यूज करोगे, बताओ बताओ। जीएस थर्ड एग्रीकल्चर में। पीवाईक्यू किस तरह से आया है 2015 में, लाइव स्टॉक रियरिंग हैज ए बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज, डिस्कस सजेशन। अब बताओ, इस तरह से क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, मॉडल क्वेश्चन बना दिया, टेंशन की बात ही नहीं है। भारतीय डेयरी उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या है, इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाव। कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अब हम इसमें या तो इंपॉर्टेंस बता सकते हैं किसी डाटा के माध्यम से इस सेक्टर की, जैसे पशुपालन छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक प्रमुख आजीविका और जोखिम कर कम करने की रणनीति है। इसे यहाँ पर जोखिम कम कर लेना, कम करने की रणनीति है। विशेषकर भारत के वर्षा आधारित क्षेत्रों में यह क्षेत्र 70 मिलियन से अधिक किसानों को रोजगार देता है, परंतु कई राज्यों में कठोर पशु हत्या विरोधी कानूनों के लागू होने से भारतीय डेयरी किसानों को अनुत्पादक मवेशियों के निपटान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय डेयरी उद्योग से समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो उसको हम डायग्राम बना के ऐसे शॉर्ट में बता देंगे। प्रति पशु कम दूध उत्पादन, अक्षम प्रजनन कार्यक्रम, चारे की उच्च लागत, रोगों का प्रसार, दूध हेतु कोई एमएसपी नहीं है, अपर्याप्त शीत भंडारण है, पशु चिकित्सक सेवाओं तक सीमित पहुंच है। ये सारी चुनौतियां हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व, बाजार तक पहुंच का अभाव, प्रौद्योगिकी को अपनाने में धीमापन आदि समस्याएं भी हैं। अब देखो, पशुधन डेयरी उद्योग हेतु समाधान बताओ फिर क्या क्या है। तो पशु नस्लों में सुधार करें, जो हमने वो बनाया ना कि जो चुनौतियां उन्हीं को लिख दो, बस ये हमें इनका समाधान करना है, वही समाधान हो जाता है। उन्हीं को सोल्व कर दोगे तो। पशु नस्लों में सुधार करें, प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें, चारे के भंडारण और संरक्षण में सुधार करें, पशु चिकित्सक सेवाओं का विस्तार करें, शीत श्रृंखला में बुनियादी ढांचे का विस्तार करें, प्रसंस्करण क्षमता में सुधार करें, जो कमी थी उसको सोल्व कर दो, वही किया है बस। डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देकर डेयरी किसानों के लिए सूचना प्रसार, बाजार पहुंच और वित्तीय सेवाओं में सुधार किया जा सकता है। भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64% का योगदान देकर दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है अब। अतः उपयुक्त उपायों को अपनाना वर्तमान समय की मांग है, जिससे आगे भी हमारी स्थिति बेहतर हो सके। इसके साथ ही डेयरी उद्योग की महिला सशक्तिकरण, आयात बिल कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि अनिश्चितताओं को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह से हमने इसका एंड कर दिया। बिजनेस लाइन 6 जुलाई 2024, हाउ आरबीआई कैन टैकल क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। कहाँ यूज करोगे, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड। किस तरह से पीवाईक्यू आया 22 में। Besides a welfare scheme, India needs depth management of inflation and unemployment to serve poor and underprivileged section of the society. Discuss. इस तरह से क्वेश्चन आया था कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। इंडिया नीड्स डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इंडिया को ये जो इन्फ्लेशन उसको मैनेज करने की आवश्यकता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व पुअर अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे जो बेरोजगारी की समस्या है वो कम हो सके। तो आप उसको डिस्कस करो। तो देखो, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी कल्याणकारी योजनाओं पर बोझ डालती है, इसलिए। अब हम एक डाटा का यूज कर रहे हैं, जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के सर्वेक्षण के अनुसार, ये इसी एडिटोरियल में आया था, 2023-24 में 8.2% की शानदार जीडीपी वृद्धि के बावजूद भारत 8% की चिंताजनक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। इसके कारण मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अटल पेंशन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं अपने
उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं रही है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का प्रबंधन समय की मांग है। ऐसे में हमें इनके पीछे के मूल कारणों को जानकर इनके समाधान करने की आवश्यकता है कि सरकार विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं लेके आ रही है, लेकिन फिर भी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्याएं वो कम नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे में हमें इनके पीछे की जो मूल कारण है उनको जानना है, उन पे काम करना है, ताकि हम इन समस्याओं को सुलझा सके और इनका समाधान कर सके। ठीक है, देखो अब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का प्रबंधन समय की मांग है। ऐसे में हमें इनके पीछे के मूल कारणों को जानकर इसके समाधान करने की आवश्यकता है। जैसे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना होगा, जैसे वृद्धि और विकास। अब देखो, कम आय होगी, बचत का स्तर निम्न हो जाएगा, निवेश में फिर कमी आएगी, निम्न आर्थिक विकास होगा और ये सर्किल इस तरह से ही घूमता रहेगा। कम आय, शिक्षा और स्वास्थ्य में निम्न स्तर होगा, मानव पूंजी का निम्न स्तर होगा, निम्न उत्पादकता, फिर वही कम आय होगी अगर उत्पादक नहीं होगी तो ये सर्किल इस तरह से घूमता रहेगा। तो हमें इसी सर्किल को ब्रेक करना है, तोड़ देना है इसको। देखो, नौकरी के सृजन में वृद्धि और भी जो कारण है, कौशल बेमेल है, क्योंकि जो हमें रिक्वायरमेंट है मार्केट के अकॉर्डिंग, जो डिमांड है वो स्किल नहीं है युवाओं के पास। कौशल बेमेल है, अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व, संरचनात्मक मुद्दे, धीमी औद्योगिक विकास, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, श्रम कानूनों जैसे मुद्दे। जो भी इंग्लिश मीडियम से है, कम से कम वो समझ तो सकते हैं ना कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरह से देखना है और समझना है। क्योंकि मैं यहाँ पर, मेरा जो फोकस है वो हिंदी मीडियम पर ही है, लेकिन आप देखकर ये तो समझ ही सकते हो कि आपको किस तरह से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना होता है, किस तरह से उसको समझना होता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन हेतु रणनीति। तो देखो किस तरह से इसको लिखा गया है, ग्रामीण रोजगार के लिए क्या करना है। तो एग्जामिनर को भी देखने में लगता है कि हाँ बारीकी से मतलब सोचा गया है, उस पर काम किया गया है। तो उसमें भी फिर देखो प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित, महिला स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए क्या करें, फिर वो सारा बता दिया है। फिर शहरी रोजगार हेतु क्या करें, अप्रशिक्षित लोगों हेतु शहरी मनरेगा को लाया जाए, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देकर कौशल विकास करें, उच्च कौशल हेतु प्रशिक्षण जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग हो, श्रम कानूनों में सुधार करें, चाइना से आने वाली वस्तुओं को कम करके जैसे नूडल्स, एलईडी, प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि के आयात पर प्रतिबंध लगाकर भारत के युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु उनके अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, अर्थात रोजगार को लिंग समावेशी बनाया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण किया जाए। अतः उपयुक्त रणनीति के माध्यम से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ ही यह रणनीति हमें SDG 1 नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आदि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। इस तरह से आपको सारी चीज को इंक्लूड करना होता है, क्योंकि अगर आप ये लिखोगे ना हमारे पंचामृत लक्ष्य क्या है, SDG गोल क्या है, तो आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8 जुलाई डाउन टू अर्थ क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बैटल अगेंस्ट ड्रग्स, पूर्वोत्तर भारत में नशे के खिलाफ लड़ाई। PYQ आया हुआ है 2013 में, यूज करेंगे इसका GS 3rd इंटरनल सिक्योरिटी में। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो कहाँ पर यूज होगा, तो आपकी जो सोचने की शक्ति है थोड़ी वो बढ़ेगी। जैसे 13 में किस तरह से आया, दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रित सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना तो आप डायरेक्ट उसको लिंक कर पाओगे अपने सिलेबस से, अपने स्टैटिक पार्ट से, और उसको ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा आपको याद रह पाएगी। फिर नहीं तो आप करंट अफेयर्स को ऐसे ही भूल जाओगे अगर इस तरह से नहीं पढ़ते तो। अब सुनो 2018 में किस तरह से क्वेश्चन आया, संसार के 2 सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और बंदूक बेचने, गुपचुप धन निवेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या क्या प्रतिरोधी उपाय किए जाने चाहिए। तो ये यूपीएससी पूछता ही है, इसलिए पूरा आंसर इसमें लिख दिया है। जैसे भौगोलिक दृष्टि से भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है, पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट, ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल। भारत इससे अपनी सीमाओं के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हो गया है और इसकी आंतरिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। अब हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना के इसको दिखा दिया, कहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट है और कहाँ पर ट्रायंगल है, क्या क्या इनके बीच में रिलेशन होता है मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज में। जैसे तालिबान नशीली दवाओं के व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग कई तरीकों से करता है। एग्जाम्पल, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी और आतंकवाद का प्रसार।
मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले समूह भी मानव तस्करी गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं। अवैध हथियार तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रसद समर्थन की आवश्यकता है, जो इन संगठनों द्वारा साझा की जाती है। नशीली दवाओं के व्यापार से उत्पन्न राजस्व का उपयोग बार, होटल, कसिनो आदि जैसी संपत्ति बनाने के लिए किया जाता है और फिर अन्य अपराधों के लिए प्रजनन स्थल बन जाते हैं। इन गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे कि अब देखो उपाय बता दिए। बेहतर समन्वय के लिए पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करें। मधुकर गुप्ता समिति की सिफारिशों को लागू करके सीमा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। सख्त सीमा प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी पर ध्यान, जैसे ड्रोन, एआई, सैटेलाइट मैपिंग, इन सबका यूज करें। जड़ों को संबोधित करें, जैसे शिक्षा, रोजगार सृजन और करीबी अनुमूलन पर निवेश करें, क्योंकि अगर हम यहाँ सब पे निवेश करेंगे ना, तो जो इनके चांसेस है ना ये सारी घटनाएं होने की, बच्चे क्यों ड्रग्स की ओर जाएंगे, तो इन सब में निवेश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोगों को नशा मुक्त होने में मदद करें, जैसे दवा उपचार और पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करें। एकीकृत राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण रणनीति बनाएं। युवाओं और समुदायों को नशीली दवाओं के खतरों के बारे में शिक्षित करें। साथ ही अंतर्निहित मुद्दों के समाधान के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करें। क्षेत्रीय समाधानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करें। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त बहुआयामी दृष्टिकोण भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों में दवा संकट का स्थायी समाधान बनाने में मदद कर सकता है। अब डाउन टू अर्थ 8 जुलाई, ये हमारे सारे आपको याद होने चाहिए। ये 17 के 17 आपको, मतलब अभी पूछो तो आप अभी बता दो, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। प्रोग्रेस ऑन ओवर ए थर्ड ऑफ एसडीजी टारगेट हैज आइदर स्टोल्ड एंड रिग्रेस शो यूएन रिपोर्ट। तो ये तो हमारे कहीं पे भी सिलेबस का पार्ट, ये पूरा कहीं पे भी यूज हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम ही है। 3 जुलाई को ये एक न्यूज थी कि व्हाट इज ए डेवलप्ड कंट्री कैन इंडिया बिकम, के इंडिया बन सकता है। तो देखो इसको किस तरह से हम यूज में लेंगे इसमें भी, कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 के अनुसार 17 एसडीजी में 15 के तहत लक्ष्यों में से 1/3 से अधिक की प्रगति रुक गई है। व्यापक मंदी का मतलब है कि दुनिया 2030 के लक्ष्यों में 88% हासिल नहीं कर पाएगी, मतलब 88% वो अचीव नहीं कर पाएगी। तो हम कह रहे हैं कि इंडिया डेवलप कंट्री कैसे बन सकता है या नहीं। 17 एसडीजी में से 15 के तहत लक्ष्यों में 1/3 से अधिक की प्रगति तो रुकी गई है। तो आप वहां पे लिखोगे ना, ये चैलेंजेस है इंडिया के डेवलप कंट्री के बनने के बीच में, तो हम अच्छे पॉइंट्स भी लिखेंगे, लेकिन जो चैलेंजेस है वो भी दिखाएंगे। तो हम उसको, इस न्यूज को ऐसे वहां पे ऐड करना है। बिजनेस लाइन 9 जुलाई 2024 क्या है? इंडिया रैंक 5 इन जेनरेटिव एआई इनोवेशन, चाइना लीड्स। किस तरह से, कहाँ यूज में लेंगे? जैसे 2023 में ऐसे पूछा आया, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो हमने इसको देखो किस तरह से यूज में लिया एससी की भूमिका बनाने में। आज समय एआई से एक कदम आगे बढ़ करके जनरेटिव एआई तक पहुंच गया है। विज्ञान बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। इस प्रगति के साथ जो यात्रा करेंगे वही देश विकास और समावेशन की यात्रा में अग्रणी होंगे। ऐसे में समय आ गया है कि भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटिव एआई की यात्रा में बहुत तीव्र गति से प्रथम 3 देशों में शामिल हो, और यह अगर भारत कर पाता है तो स्वाभाविक रूप से यह दूरदर्शी निर्णय होगा। दूरदर्शी निर्णय इसलिए क्योंकि संभावित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बहुत से निर्धारकों में से एक निर्धारक विज्ञान एवं तकनीकी भी है। उस देश की क्षमता भी होती है जिस देश की क्षमता विज्ञान एवं तकनीकी में अत्यधिक होती है, वह देश आर्थिक समृद्धि के स्तर को भी अधिकतम स्तर पर प्राप्त कर पाता है। आर्थिक समृद्धि से प्राप्त संसाधनों का वितरण जन सामान्य के मध्य विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के माध्यम से जब किया जाता है, तब समावेशी विकास का भी लक्ष्य प्राप्त होता है। अतः समय आ गया है कि दूरदर्शी निर्णय लिए जाएं, क्योंकि अंतर्ज्ञान और तर्क तो यही इशारा कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई में कार्य करने के लिए हमें बेहतर कार्यक्रम बनाने होंगे। संभवतः इसलिए किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो किस तरह से देखो हमने करंट अफेयर्स से अपनी जो भूमिका है, क्योंकि हमें इसी तरह से अपने एस्से की स्टार्टिंग करनी होती है, वो कर दी, और लास्ट में उसको अपने एस्से वाले पार्ट से ही लिंक कर दिया कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। और ये जीएस 3 में भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जनरेटिव एआई क्या है, इसका मतलब क्या है, जनरेटिव एआई नवाचार किस देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जनरेटिव एआई नेचर में भारत की स्थिति क्या है, भारत के खराब प्रदर्शन का क्या कारण है, जनरेटिव एआई के अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भारत क्या कर सकता है। तो पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर बताया है कि एक तो सबसे इसका प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा, चैट जीपीटी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट क्या कहती है कि 2024 से 2023 के बीच लगभग 1350 जनरेटिव एआई पेटेंट के साथ भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। जनरेटिव नवाचार का महत्व क्या है, तो उसको भी हमने बता दिया कि रचनात्मकता में वृद्धि होगी, वैज्ञानिक उन्नति। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा किसी एक पॉइंट को लेकर डिटेल में लिखने लग गए ना, तो हम बहुत कम पॉइंट ही लिख पाएंगे। इसलिए हमें
बहुत ज्यादा डिटेल में ना लिख के ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखने चाहिए। जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत की स्थिति क्या है? भारत ने 2014 से 2023 तक इस चर्चित तकनीकी के लिए केवल 1350 पेटेंट दाखिल किए हैं, जबकि अन्य देशों की स्थिति भारत से मजबूत है, जिसे हम निम्न आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो आरेख के माध्यम से, उसमें डाटा दिया हुआ था, मैंने उसको एक आरेख के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। भारत देखो, चाइना कहाँ पर 38,000, यूएस 6,000 से ऊपर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 4,000 से, और हमारा सिर्फ 1,350, तो बहुत कम है ना। तो अब भारत के खराब प्रदर्शन के कारण क्या है? कम निवेश, कुशल शोधकर्ताओं, इंजीनियरों व डेटा वैज्ञानिकों की कम उपलब्धता, सहायक पारिस्थितिक तंत्र, शिक्षाविदों, शोध संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाले मजबूत पारिस्थितिक तंत्र भारत में कम विकसित हो पाया है। भारत अपने जनरेटिव एआई प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकता है, जैसे कि, तो अब क्या भी करना चाहिए वो भी हमें बताना है। निवेश में वृद्धि, एआई शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, सहयोगी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करें, व्यवसायीकरण पर ध्यान दें। चीन में एआई अनुसंधान व्यवसायीकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे व्यवसायीकरण अनुप्रयोग के साथ पेटेंट योग्य आविष्कारों की संख्या में वृद्धि हो। जनरेटिव एआई को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाएं, क्योंकि राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। तो ये जो लाइन है ना, राष्ट्र की सुरक्षा और विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, ये हमारे एस से आया था पीवाईक्यू में, उसको मैंने यहाँ पे यूज में ले लिया। तो यही होता है जब आप कम बढ़कर उसको ज्यादा ज्यादा यूज में लेते हो। डाउन टू अर्थ, 9 जुलाई, गोवा एंड कर्नाटक एज longer heads again over केलरा बंडूरी प्रोजेक्ट एज सेंट्रल बॉडी इंस्पेक्ट्स महादाई बेसिन। तो इन पर ना क्वेश्चन आते रहते हैं पीवाईक्यू, अगर आपने देखा हो तो। जैसे ऐसे आया था, संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। अब देखो हम ऐसे कैसे लिखते हैं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद सामान्य विषय है। हाल ही में महादाई नदी जल विवाद सामने आया। क्या है जल विवाद? भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अगर इनका समाधान नहीं किया गया तो यह जल विवाद भारतीय लोकतंत्र में प्रवेश करके और भारतीय संघीय व्यवस्था की जो उज्जवल छवि है उसको कमजोर करेगी। साथ ही राज्यों के मध्य तनाव बढ़ेगा। अगर ऐसा होगा तो भारतीय लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय संघीय व्यवस्था भी कमजोर होगी। संभवतः इसलिए ही कहा जाता है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबा करते हैं। साथ ही ऐसे की जो मेरी वीडियो आने वाली है आप उसमें देखना और समझना कि हमें आज से किस तरह से लिखने चाहिए। अब 2013 में पीवाईक्यू आया था कॉन्स्टिट्यूशनल GS2 के अंदर, constitutional mechanism to resolve the interstate water dispute have failed to address and solve the problem. Is the failure due to structural process inadequacy or both? डिस्कस करो। तो अब हमने इसमें फ्यूचर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है वो बनाया है मॉडल क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय जल विवाद संघवाद के लिए सबसे प्रभावशाली चुनौतियों में से एक है संघवाद, है ना, इसको याद रखना, संघवाद के लिए चुनौती है ये। इस संदर्भ में विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवादों पर उनके कारणों के साथ चर्चा करें, साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा करते हुए नवाचारी समाधान सुझाएं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद सामान्य विषय है। हाल ही में महादाई नदी जल विवाद सामने आया। यह जल विवाद भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद के सामने एक बड़ी चुनौती है। इससे भारतीय संघीय व्यवस्था भी कमजोर होगी। संभवतः इसलिए कहा गया है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। इस तरह से हमने स्टार्ट कर लिया। बाकी जो पूरे हैं अभी मेरी एससी की जो क्लासेस आएंगी आप वहां पर देखना, पूरे आज से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अंतर्राज्यीय जल विवाद के प्रमुख कारण, तो आपको बार बार रिवीजन करना है, लेकिन अगर आपने ये काम भी नहीं किया ना फिर कोई वो नहीं रह जाएगा, मतलब इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं रह जाएगी अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो। अंतर्राज्यीय जल विवाद के प्रमुख कारण क्या कौन से वो हम देखेंगे। पानी की उपलब्धता, क्योंकि पहले से ही पानी की उपलब्धता, पानी उनकी जरूरतों के लिए अपर्याप्त है। जल बंटवारे को लेकर एक राज्य के दूसरे राज्य में हमेशा टकराहट होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मध्य, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के मध्य। तो ये हमने डायग्राम बना दिया रावी व्यास को लेकर, महादाई को नदी को लेकर, महानदी को लेकर, वंशधरा को लेकर किन किन राज्यों में विवाद है वो हमने छोटा सा एक्सप्लेन कर देंगे, साइड में बनाते हैं। ऐसे ही साइड में डायग्राम बनाना होता है। राज्यों के बीच आपस में ऐसे विवादों की नदी जल से प्राप्त होने के कई लाभ हैं, जैसे मछली पालन, क्यों विवाद हो रहा है ना, मछली पालन, सिंचाई, विद्युत निर्माण आदि को लेकर उत्पन्न होता है, क्योंकि ये जो लाभ हैं वो उन्हें नहीं मिल पाएंगे। फिर अंतर्राज्यीय जल विवादों पर संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं पहले हमने वो बताए, फिर कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 262 प्रावधान क्या है, संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के निर्णय का प्रावधान कर सकती है। 262 क्या कहता है, संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकते हैं कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य अदालत
ऊपर उल्लिखित ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करेगी। अब आर्टिकल 262 के तहत जो 2 अधिनियम अधिनियमित किए गए हैं कौन कौन से हैं? नदी बोर्ड अधिनियम, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। परंतु समस्या है इसमें भी, अभी तक कोई बोर्ड ही नहीं बनाया गया, निर्णय है तो कोई समय सीमा ही नहीं है। अब नवाचारी समाधान बता दो फिर क्या करना चाहिए। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को बढ़ावा दो, इससे मध्यस्थता और बातचीत को बढ़ावा दिया जाता है। नदी बेसिन संगठन स्थापित करें, इससे साझा नदियों के सरकारी प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। जलवायु लचीली प्रथाओं को बढ़ावा देना, जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करेंगे। अतः इसे उपयुक्त नवाचारी उपायों को अपनाना चाहिए जिससे भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद की स्थिति मजबूत हो सके। 10 जुलाई को बिजनेस लाइन में क्या था? शुड वी पुश फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल, ये था। पीवाईक्यू किस तरह से आए न्यूज पे? मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा, भारत की विकास प्रक्रिया को एक कठोर पक्ष रहा है, ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। फिर 23 में ही क्वेश्चन आया था, विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण करें। मॉडल क्वेश्चन बनाया फिर हमने इस पे। मानव पूंजी विकास से जुड़ी चुनौतियां भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मानव पूंजी और उसके प्रमुख पहलुओं को परिभाषित करें। समझाएं कि भारत में मानव पूंजी विकास की अनदेखी क्यों हो रही है। मानव पूंजी पर कम ध्यान देना किसी देश की वित्तीय पूंजी के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। भारत को अपनी मानव और वित्तीय पूंजी को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि कहीं से भी अगर यूपीएससी पूछते तो आपके पास आंसर हो। मानव पूंजी विकास भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु चिंता का विषय यह है कि वित्तीय संपदा में वृद्धि हो रही है, वहीं मानव पूंजी का विकास एक महत्वपूर्ण चिंता बना हुआ है। भारत के युवाओं को एक बड़ा वर्ग न तो शिक्षा, न रोजगार, न ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में 8.2% की शानदार जीडीपी वृद्धि के बावजूद भारत 8% ही चिंताजनक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। 8% की चिंताजनक बेरोजगारी दर से वृद्धि हुई है, तब भी इस दर से हम बेरोजगारी के संकट को जूझ रहे हैं। भारत में मानव पूंजी विकास की अनदेखी के निम्नलिखित कारण है, जैसे छोटी अवधि का लाभ बनाम दीर्घकालिक निवेश। शिक्षा और कौशल विकास जैसे मानव पूंजी में निवेश करने के लिए दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अब जैसे सरकार जो योजना लेके आती है, जब चुनाव वगैरह होते हैं ना, कोई भी स्कीम वगैरह लाती है, कोई भी वादे करती है, तो कौन से होते हैं? वो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं। आपको सब्सिडी दे देंगे, आपका कर्ज माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो शिक्षा है, जो कौशल है ना, उस पर हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की नीड होती है, क्योंकि अब वो लोग उस टाइम उसको देखते नहीं, लॉन्ग टर्म वाले को। लोगों का भी ध्यान शॉर्ट टर्म वाले पे होता है, तो सभी लोग ना इन सब चीजों पे ध्यान देते नहीं है फिर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस पे हमें दूर करना चाहिए। उसी तरह से हमें, क्योंकि शिक्षा और पे कौशल, इन सब पे निवेश करना आज की आवश्यकता है। अगर हमें इन्फ्लेशन, जीरो हंगर, पुवर्टी, इन सारी चीजों से बाहर निकलना है, तो ऐसी बुनियादी ढांचा और संसाधन की बाधाएं, खंडित दृष्टिकोण, मानव पूंजी विकास की जिम्मेदारी विभिन्न सरकारी एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों में बटी हुई है, जिसके कारण समन्वय की कमी और खंडित दृष्टिकोण पैदा होता है। मानव पूंजी विकास की अनदेखी किसी देश की वित्तीय पूंजी के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि इस बात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि मजबूत या कमजोर मानव पूंजी राष्ट्र की समग्र वित्तीय पूंजी को कैसे प्रभावित करेगी। मानव पूंजी पर कम ध्यान देना किसी भी राष्ट्र की वित्तीय पूंजी के लिए अत्यधिक हानिकारक कैसे जीवन भर कम कमाई में तब्दील, कम नौकरी सुरक्षा, कम उत्पादकता और विकास, उच्च सामाजिक लागत, सीमित निवेश के अवसर। मानव पूंजी पर कम ध्यान गरीबी के दुष्चक्र को प्रारंभ कर देगा। तो हमने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था, देखो किस तरह से हम इसको ऐड कर लेते हैं इस गरीबी के दुष्चक्र वाले डायग्राम को बार बार। भारत को अपनी मानवीय और वित्तीय पूंजी को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? शिक्षा में सुधार करें, कौशल विकास करें, स्वास्थ्य पर ध्यान और निवेश में वृद्धि करें। तो जो नहीं कर रहे वही कर दो। वित्तीय पूंजी को मजबूत करें, वित्तीय साक्षरता, बाजार सुधार, वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता लाएं, बुनियादी ढांचे का उन्नयन करें। इस तरह से हमें लिखना होता है। बिजनेस लाइन 11 जुलाई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर दी फिंगरप्रिंट, मॉडल क्वेश्चन बना दिया, असंगठित क्षेत्र को एक्सप्लेन कर दिया, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती है उसे एक्सप्लेन कर दिया। आप पढ़ लेना अब इसको, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ नहीं पाओगे। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम है कि किसी के पीछे न छोड़े, टू लीव नो वन बिहाइंड। यह थीम सुनिश्चित कर देगी जनसंख्या में सभी को उचित प्रतिनिधित्व हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय, भूगोलीय, सामाजिक, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। अतः समय आ गया है कि हमें अर्थव्यवस्था में गैर असंगठित क्षेत्र के महत्व को समझते हुए स्वकार्यत्व का साहस और सुधार करने की निष्ठा, सफलता के दो मंत्र, मतलब इसको समझें, क्योंकि स्वकार्यत्व का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र है। तो इसमें ये भी एक पीवाईक्यू था, ऐसे था ये, उसको हमने अपने कंक्लूजन वाले पार्ट के लास्ट में यूज कर लिया। देखो 2019 में ही आया था ऐसे में ये,
करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू की टू सक्सेस। तो इस तरह से आप जब कम चीजों को बार बार पढ़ते हो ना, उनको ज्यादा यूज में ले पाते हो और आपको टेंशन भी कम रहती है, फियर भी कम होता है, कॉन्फिडेंट फील करते हो। 12 जुलाई को था वाई आर डेंगू केस ऑन द राइज वर्ल्ड वाइड। तो डेंगू के ऊपर पूछा था, पर प्रीलिम्स में, मेंस में तो आएगा नहीं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा डेंगू मलेरिया मॉस्किटो। तो यूपीएससी इस तरह से पूछता है कम्युनिकेबल डिजीज है या नहीं है, तो ये नहीं है, नो स्पेसिफिक एंटीवायरल। इसी तरह से मलेरिया इंडिया नॉट एलिमिनेट, इसको नहीं कर पाया अभी तक, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, एंटी मलेरियल ड्रग अवेलेबल है इसके लिए। और अब मॉस्किटो, इसमें फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, एनोफिलीज एडीज, ये डे में एक्टिव होती है, नाइट में एक्टिव होती है उसके लिए। और ये काला अजर ब्लैक फीवर, इसके लिए भी फीमेल सैंड फ्लाई ही रिस्पॉन्सिबल होती है। जो एडीज होती है उससे कौन कौन सी वो होती है बीमारियां, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर, और पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर केजिंग मलेरिया। बिजनेस लाइन 13 जुलाई, इंडिया आल्सो नीड्स एन इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, भारत को भी एक आर्थिक संविधान की जरूरत है। तो मैं चाहती हूँ आपको ये वर्ड याद हो जाए, आर्थिक संविधान क्या है, तो अपनी वोकैब में इसको आप ऐड कर लेना। अब लेख भारत के लिए एक अभूतपूर्व अवधारणा का प्रस्ताव करता है एक आर्थिक संवैधानिक की स्थापना। यह अवधारणा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माण से प्रेरणा लेती है, जिससे मार्गदर्शन सिद्धांतों के एक सामान्य सेट के तहत एक विविध राष्ट्र को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। क्या है देखो, क्यों है इसकी आवश्यकता हमें। 75 साल पहले अपनी आजादी के बाद से भारत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति हासिल की है, हालांकि अपनी पूर्ण आर्थिक क्षमता हासिल करने में इसे अभी भी पर्याप्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत को एक व्यापक और दीर्घकालिक आर्थिक योजना की आवश्यकता है जो अल्पकालिक रणनीतिक लाभ से परे हो। संविधान के समान यह योजना 2047 तक विकसित भारत बनने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज होनी चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से इसे केवल राजनीतिक दलों के हितों की पूर्ति पर नहीं, बल्कि भारतीय लोगों की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर ध्यान करना चाहिए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सभी के पास रोजगार हो, आर्थिक न्याय हो, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना भी कहती है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट 13 जुलाई, अधिक रोजगार सृजन के लिए कृषि की क्षमता का दोहन। क्या न्यूज है, भारत के कार्यबल से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा सिकुड़ता अनौपचारिक क्षेत्र। कहाँ है इसके बारे में, सिकुड़ता अनौपचारिक क्षेत्र और वास्तविक संरचना परिवर्तन प्राप्त करने में चुनौतियां। तो मैंने देखो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है पहले भी, तो क्योंकि ये तो बार बार रिपीट होते ही है ना, कि असंगठित क्षेत्र कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक विशाल और गतिशील खंड को संदर्भित करता है जो औपचारिक संरचना से बाहर संचालित होता है। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित गैर कृषि क्षेत्र पर प्रकाश डालता है। यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, विनिर्माण में असंगठित और कृषि क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो विनिर्माण में गिरावट, के क्रेडिट तक सीमित पहुंच, श्रम कानूनों का गैर अनुपालन। विशेषताओं में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें आती है। रोजगार पावर हाउस, भारत के 74.3% कार्यबल को नौकरी प्रदान करता है। सेवाओं का प्रभुत्व, सीमित लाभ, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, नौकरी की असुरक्षा है। इसके साथ ही कम उत्पादकता, कौशल अंतराल, बाजार में उतार चढ़ाव जिससे अस्थिरता उत्पन्न आदि में असंगठित गैर कृषि क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। कौशल विकास कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, श्रम कानून में सुधार करें। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो इसमें यही सब था। इसी तरह से क्वेश्चन बनता इस वाले पार्ट में, और इसी तरह से हमको आंसर लेना, क्योंकि एडिटोरियल न्यूज वगैरह रिपीट होती ही रहती है। तो अगर आपने, अब आप खुद से क्वेश्चन करें कि आपने जो जुलाई का करंट अफेयर्स था, आप भी तो इन सब न्यूज से गो थ्रू हुए होंगे ना, तो आपने क्या इसी तरह से आपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया, इस तरह से अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक किया? अगर आपका क्वेश्चन हाँ है तो वेल एंड गुड, आप सही हो, आप उसी तरह से करें। लेकिन अगर नहीं किया तो आप इसी तरह से मेरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आगे जो भी इनिशिएट लाने वाली हूँ आप उनको देख सकें और आपकी प्रिपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ।